हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी। तो आज से हम लोग ना इंग्लिश का यार एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं यूट्यूब में। आप लोग देखेंगे तो यूट्यूब पे बहुत तमाम सारी क्लासेस आपको मिलेगी। मतलब कुछ भी कैसा भी कंटेंट रहेगा यार, कहीं से भी उठा के दे दे रहे हैं, 3 टॉपिक 4 टॉपिक। ठीक है, वो मैटर नहीं करता, हम भी पढ़ा रहे हैं, हम भी पढ़ाते थे। लेकिन हम सोच रहे हैं ना कि इस बार आपको कुछ नया किया जाए। धीरे धीरे लेकर आएंगे, ऐसा तो है नहीं कि भैया हम पूरा तुरंत लेकर चले आएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि हम अपने यूट्यूब को अकेले मैनेज करते, बस 2-3 लोगों की टीम है। खुद का पढ़ना, आप लोगों को पढ़ाना। तो अभी तो हम लोग बायोलॉजी और इंग्लिश के लिए और हिंदी के लिए चीजें ला रहे हैं। धीरे धीरे फिजिक्स केमिस्ट्री भी कर देंगे इसी प्रकार से, मतलब आपका हम पूरा कंप्लीट करवा देंगे। और जो यूपी बोर्ड के छात्र हैं, इंग्लिश को लेकर बहुत डरते हैं। तो सबसे पहले हमारी इंग्लिश क्या है, इंग्लिश की जो जान बसती है ना, मतलब कहते हैं ना कि सर हमारे लिए पानी, हवा और धड़कन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसी प्रकार इंग्लिश के लिए ग्रामर बहुत जरूरी है। जब तक आपको ग्रामर के बारे में नॉलेज नहीं रहेगा, तब तक आप इंग्लिश की किताब नहीं पढ़ पाएंगे। तो सर हैं हमारे, ठीक है ना, तो पांडे जी सर हैं हमारे, और ये आपको पढ़ाएंगे पूरा पूरा इंग्लिश। क्लास 12 की कंप्लीट करेंगे। पहले हम लोग ग्रामर से चलेंगे, ग्रामर के बाद आपकी बुक, फिर आपका पेपर, सब कुछ सॉल्व करवा दिया जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है। बाकी सर अब आपको पढ़ाएंगे, मिल लीजिए। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम आपको आज से जो है ग्रामर का, इंग्लिश यूपी बोर्ड का जो आपका 12th का ग्रामर है उसके बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। और बहुत ही स्मूथली, बड़े ही आराम से, बहुत ही इजी सब्जेक्ट होता है। आप इसमें बिल्कुल भी टेंशन या तनाव नहीं लेना है कि बहुत हैवी सब्जेक्ट है या कैसे होगा। हमको पता है, हम भी यूपी बोर्ड से कभी ना कभी पढ़े हुए थे। तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है और बड़ा ही इजी सब्जेक्ट है। इसको एकदम दिमाग में ये डाल के चलना है आपको कि बहुत ही इजीली आपको समझ में भी ये आएगा। ठीक है, उसके लिए हम आपके साथ हैं। चलिए अपना स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम आप लोगों का वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहले आज हम लोग इंग्लिश होता क्या है थोड़ा इसके बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद में हम चीजों को देखेंगे। देखो बेटा, ये जो इंग्लिश होता है ना, इंग्लिश का मतलब होता है इंग्लिश का मतलब होता है आपका अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी की भाषा। ये नाउन में आप यूज करोगे। नाउन का मतलब होता है बेटा नेम। नाउन मतलब नेम, सिंपली। आपको नाउन का मतलब ये इंग्लिश या हिंदी वाला नाउन संज्ञा ये सब नहीं सोचना है। नाउन का मतलब नेम ही होता है। तो अगर किसी चीज का नाम है, ओके, तो हम लोग उसे, जैसे इंग्लिश भाषा है, अंग्रेजी क्या है, एक भाषा है। तो एज अ नाउन, एज अ नेम यूज करेंगे तो इसको इंग्लिश का इंग्लिश ही लिखते हैं। और दूसरा अंग्रेजी का एडजेक्टिव जैसा यूज होता है। एडजेक्टिव मतलब होता है बेटा कि विशेषण, मतलब किसी का, जैसे होता है ना कि वह एक अच्छा लड़का है, तो अच्छा क्या हुआ, अच्छा उसकी विशेषता हो गई, एडजेक्टिव हो गई। ऐसे इंग्लिश का एज एडजेक्टिव, इंग्लिश वर्ड का अगर कहीं यूज किया जाना है तो उसका मतलब होता है अंग्रेजों या अंग्रेजी से संबंधित चीजें। इसका हम दो बार इसको, इंग्लिश को ये कहते हैं। उसके बाद देखो, जो आप लोग लेटर होता है, कभी कभी लेटर लिखा रहता है, कभी कभी लेटर्स लिखा रहता है। बेटा बड़ा डिफरेंस है इन दोनों में। लेटर का मतलब होता है अक्षर या पत्र। लेटर का मतलब जो हम लोग लेटर लिखते हैं ABCD ऐसा करके, तो उसका मतलब होता है लेटर, मतलब अक्षर भी होता है। और एक लेटर होता है जो हम लोग लिखते थे पहले, अब तो चलता नहीं है। पहले लेटर चलता था, लेटर लोग लिख के दे देते थे, एक जगह से दूसरे जगह को पोस्ट करते थे। तो लेटर का मतलब पत्र भी होता है। अब ये देखो, ये लेटर्स लिखा हुआ है। लेटर्स, लेटर्स मतलब होता है कि कई सारे अक्षर। लेटर्स का मतलब होता है कई सारे अक्षर, कई अक्षर। ठीक है, लेटर्स, इसमें यस लग गया, इसका प्लूरल बन गया कई अक्षर। ये देखिए, लेटर्स का मतलब कई पत्र भी हो जाता है। लेकिन एक लेटर्स का मतलब साहित्य होता है। साहित्य, जैसे कहते हैं ना लेटर्स, जैसे ये देखो, अ मैन ऑफ लेटर्स, साहित्यिक या विद्वान व्यक्ति। लेटर्स का मतलब साहित्य या विद्वान से। साहित्य क्या होता है, जैसे हिंदी वगैरह इंग्लिश का लिटरेचर आप पढ़ते हो ना, लिटरेचर, वहां से आया है ये लेटर्स। लिटरेचर से आया है, साहित्यिक चीजें जो आपके जॉन मिल्टन का आप देखते होगे, या फिर किसी ने, मुंशी प्रेमचंद जी ने जो लिटरेचर लिखा है, तो दैट इज कॉल्ड लेटर्स। लेटर्स का मतलब यहाँ पे साहित्य से भी संबंधित है। उसके बाद हम देखेंगे, इसका थोड़ा सा आगे देखेंगे। ये देखिए, अब हम लोग आ जाते हैं अल्फाबेट पे। अल्फाबेट का मतलब होता है बच्चों वर्णमाला। नाउन होता है ये। अल्फाबेट का मतलब वर्णमाला होता है, जो ABCD या क ख ये सब होता है ना आपका, इसको वर्णमाला कहते हैं। इसका मतलब अल्फाबेट का मतलब ये होता है। लेकिन एक अल्फाबेट्स होता है, इसमें यस लग जाता है, तो वर्णमालाएं नहीं होता है बेटा, वो गलत हो जाएगा। अल्फाबेट्स का मतलब क्या हो जाता है, भाषाएं।
ये सीधे आपको लैंग्वेज को दिखा रहा है। तो ये छोटी छोटी स्पेलिंग्स हैं, ये आपको कभी गलत नहीं करनी है कि अल्फाबेट का मतलब वर्णमाला होता है जो कि नाउन होता है। अल्फाबेट्स का मतलब भाषाएं होती हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, तेलुगु, तमिल एटसेट्रा, बहुत सारी भाषाएं होती हैं। उसके बाद हम लोग आएंगे वर्ड पे। वर्ड पे आएंगे, वर्ड क्या होता है? देखो, वर्ड जो होता है, वर्ड का हिंदी अर्थ होता है शब्द, ठीक है, और इसका हम प्लूरल बना सकते हैं। जैसे वर्ड क्या होता है, जैसे पेन, पेन एक वर्ड है, पेंसिल एक वर्ड है, इसका हम प्लूरल बना सकते हैं, जैसे पेन्स हो गया, पेंसिल्स हो गई, बहुत सारी चीजें, चेयर है, चेयर्स हो सकता है। तो ये वर्ड है, वर्ड का मतलब होता है शब्द और इसका प्लूरल बनता है। लेकिन एक वर्ड का मतलब होता है बेटा वचन या प्रतिज्ञा, और इसका एक अर्थ और अर्थ होता है संदेश। तो वचन या प्रतिज्ञा के जैसे अगर ये यूज होगा कि वर्ड मतलब होता है कि आपने क्या वर्ड बोल दिए, तो वहां पे हम उसको प्लूरल नहीं बना सकते, वर्ड्स नहीं बोल सकते हैं। हमने क्या वचन दे दिया, हमने क्या प्रतिज्ञा ले ली, क्या हमने वर्ड ले लिया, तो वहां पे हम इसका प्लूरल नहीं बनाते हैं। वर्ड का मतलब होता है कि ये मेरे वर्ड्स हैं, इसको दिमाग में रखना। जो लोग बोल देते हैं ना ये मेरे वर्ड्स हैं, तो वर्ड्स नहीं है बेटा, ये मेरा वर्ड है। क्या है? मेरा वर्ड है। हम इसको प्लूरल नहीं बना सकते हैं, तो इसका सेकंड मीनिंग होता है। ये हम्म। आप हम बता दीजिए तो हाँ, तो ये बेटा यहाँ पे लिखा है प्लूरल, ये लिखा है प्लूरल, PLURAL, ये प्लूरल है। सिंगुलर प्लूरल आपको पता होगा, आपने पढ़ रखा है 10th तक, बहुत सारी चीजों में, 11th में भी पढ़ रखा होगा। और एन का मतलब है, जहां जहां हम एन लिखेंगे इसका मतलब होगा नाउन, नाउन मतलब नेमिंग वर्ड। एडी अगर कहीं लिखा है तो इसका मतलब है एडजेक्टिव। तो ऐसे करके ये चीजें हैं, ये हम आपको बताते चलेंगे, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। चलिए इसके आगे हम लोग चलते हैं ग्रामर पे। देखिए बेटा, ग्रामर की स्पेलिंग ये होती है GRAMMAR, GRAMMAR। इसकी स्पेलिंग नहीं गलत करना। आप लोग क्या करते हो, यहाँ पे ई लगा देते हो, ये इसका गलत स्पेलिंग निकल जाता है। तो इसलिए आपको ग्रामर स्टार्ट करने से पहले हम आपको ग्रामर की स्पेलिंग यहाँ पे बता दे रहे हैं, इसको कभी नहीं गलत करना है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम लोग आते हैं सेंटेंस पे। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस देखो बेटा, सेंटेंस का तीन मीनिंग निकल के आता है। सेंटेंस का तीन मीनिंग निकल के आता है। पहला मीनिंग होता है वाक्य, जो हम वाक्य बोलते हैं, राम जाता है, मोहन खाता है, वह खेलता है, तो ये वाक्य, ये नाउन होता है। सेंटेंस क्या होता है? अपने आप में नाउन होता है। तो इसका मतलब एक ही होता है। एक सेंटेंस होता है सजा, सजा जैसे बोलते हैं ना सजा, तो वो नाउन हो गया। लेकिन अगर इसे वर्ब के फॉर्म में यूज करेंगे, एन मतलब नाउन, वी मतलब वर्ब, एन मतलब यहाँ पे मैंने नाउन लिखा हुआ है, वी मतलब वर्ब, सजा देना, वी मतलब वर्ब, सजा देना। जैसे आप मूवी वगैरह देखते होंगे तो वहां पे जो जज होता है, वो जब सजा सुनाता है, किसी क्रिमिनल को सजा सुनाता है, तो कहता नहीं है कि हम आपको ये इस व्यक्ति को सेंटेंस दी जा रही है इतने सालों की, कि आपको ये सेंटेंस दी जाती है कि जब तक आप डेथ ना हो जाए तब तक आप हैंग्ड रहिए, लटके हुए रहिए, ठीक है, इसे फांसी देता है। या फिर जेल की, जैसे उसको सेंटेंस दी गई है 6 सालों की, हाँ, तो वहां पे क्या होता है? सजा होता है, ठीक है, वहां पे वाक्य नहीं होता है। वहां पे क्या मतलब होता है इसका? सजा। जो जज देता है सेंटेंस, उसका मतलब सजा होता है क्रिमिनलों को, ठीक है। अब आज से हम लोग रिवीजन का स्टार्ट करेंगे अपने। पहले आपके सिलेबस में नरेशन दिया हुआ है बेटा, वॉइस दिया हुआ है, सिंथेसिस दिया हुआ है, सिंटैक्स दिया हुआ है, और ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है। ये पांचों टॉपिक आपको तब समझ में आएंगे जब आपको टेंस क्लियर हो अच्छे से। और आज हम पूरे टेंस का रिवीजन करने वाले हैं, हम पूरे टेंस का आज रिवीजन करने वाले हैं। टेंस, TENSE, टेंस। टेंस मतलब होता है बेटा काल, बहुत बड़ा टाइम। जैसे टाइम क्या होता है, समय क्या होता है, समय एक बहुत बड़ी चीज होती है। और टेंस क्या होता है? टेंस समझ लो उसका समय का छोटा सा बच्चा होता है। टेंस समय का, टेंस को हम लोग तीन भाग में बांटते हैं। एक प्रेजेंट की बातें जो इस समय चल रही हैं, एक होती है पास्ट की बातें जो बीत चुकी हैं, एक सेकंड पहले भी बीत गया होगा तब भी वो पास्ट में जाएगा, और एक होता है फ्यूचर की जो किसी ने देखा नहीं है। और ये टेंस का पार्ट होता भी नहीं है, इसको हम लोग ऑक्सिलरी में यूज कर लेते हैं, लेकिन ये अपने पढ़ने की सुविधा के लिए हमने फ्यूचर टेंस भी बना रखा है इंग्लिश में, ठीक है। वैसे इंग्लिश में दो ही टेंस होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर नाम का चीज नहीं होता है, लेकिन हमने अपने पढ़ने की सुविधा के लिए इसको बना रखा है जिससे हमको इजी हो।
सेंटेंस पढ़ने के लिए बेटा आपको 4-5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बिल्कुल एकदम आनी चाहिए समझ में कि ये चीजें होती हैं। देखो पहली चीज क्या है, सब्जेक्ट। पहली चीज अपनी होती है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है बेटा जो कोई काम करता है, कोई काम करने वाला। जैसे राम जैसे राम टू द मार्केट, इसका मतलब हुआ बेटा राम बाजार जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको सोचने वाली बात यह है कि इसमें हमको सब्जेक्ट ढूंढना है कि सब्जेक्ट क्या है। तो हम सब्जेक्ट ऐसे ढूंढते हैं कि यहाँ पे जाने वाला कौन है, कौन काम कर रहा है, जो जाएगा अपने पैरों को चलाएगा वो कौन है, वो सब्जेक्ट है। वो सब्जेक्ट है कौन? वो सब्जेक्ट है राम। ये जो राम है ना, ये बाजार जा रहा है। ये जब बाजार जाता है तो ये चल रहा है, मतलब ये काम कर रहा है, ये कुछ ना कुछ चलने का काम कर रहा है। तो जो काम करने वाला होता है ना, उसी को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद आता है बेटा वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब का मतलब होता है काम, जो काम हो रहा हो। तो यहाँ पे काम किसका हो रहा है? जाने का काम हो रहा है। क्रिया जिसको आप कहते हो, जिसको आप बचपन से क्रिया पढ़ते बोलते आए हो, तो क्रिया मतलब काम ही होता है। क्रिया का मतलब काम ही होता है। आप इसको ऐसे मोटा मोटा डाल लीजिए माइंड में अपने कि वर्ब, वर्ब मतलब वर्क होता है। वर्ब मतलब वर्क होता है, और इसमें कुछ आपको दिमाग में नहीं डालना है। तो ये जो चलने का काम है या जो जाने का काम है, ये क्या हो गया? आपका वर्ब हो गया। उसके बाद बेटा आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है कि जिस पर काम हो रहा हो, जो काम हो रहा हो। मतलब ये देखो, ये जो राम है, ये तो काम कर रहा है। और काम कैसा कर रहा है? जाने का काम कर रहा है। लेकिन कहाँ जाने का काम कर रहा है? ये किसी चीज पे तो काम कर रहा हो। तो ये मार्केट पे जाने का काम कर रहा है, ये मार्केट में जाएगा। तो ये मार्केट क्या हो जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। काम किस पे हो रहा है? मार्केट पे हो रहा है, या मार्केट में ही ना काम होगा उसका। तो मार्केट पे काम होगा तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब ऐसी चीजें होती है बेटा जो वर्ब को हेल्प करे, वर्ब को असिस्ट करे। तो वर्ब को कैसे असिस्ट किया जाएगा? वर्ब को असिस्ट किया जाएगा जैसे राम बाजार जाता है, हमने ये लिखा है राम बाजार जाता है। अब देखो, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया। ठीक है, अब ये वर्ब तो निकल के आया, और हमारा रूल जो है वो हमको ये बताता है कि ये है कहाँ एडजस्ट करोगे। ये हेल्पिंग वर्ब है। अगर हम ऐसे बोल देते राम बाजार जाता, तो सुनने में बड़ा awkward लग रहा है कि मतलब बाजार जाता, कब जाता, कहाँ जाता, कैसे जाता, कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा है कब जा रहा था। तो हमने इसमें है जोड़ दिया, तो ये क्लियर हो गया है कि राम बाजार जाता है, कि वो मेल है और बाजार जा रहा है। तो हमको ये समझ में आया कि ये वर्ब, ये जो है वर्ब का असिस्ट कर रहा है वर्ब को। तो हमको इसको असिस्ट करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? असिस्टेंट लगा दिया। इसी को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, जो असिस्ट करे वो असिस्टेंट या हेल्पिंग वर्ब हो गया हमारा। हमने यहाँ पे यस लगा दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया। चलिए, याद रखिएगा आप लोग कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव होता है और पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव होता है, वहां पे नॉर्मली हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव या पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव में हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। अगर विशेष स्थिति बनती है तभी हम लोग यूज करते हैं। विशेष स्थिति क्या है? वो आपके सिलेबस में होगा तो आप पढ़ेंगे, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, कंपटीशन की चीजें हैं, तब भी आप जानते रहिए कि वो जो विशेष स्थिति वो होती है वो दबाव की। जैसे राम बाजार जाता है, राम गोज टू द मार्केट। अभी हम ऐसे बोलते हैं राम बाजार जाता तो है। मान लो कोई ऐसा हो गया जिससे कुछ कोई क्या नहीं जाता है, कोई क्या नहीं जाता है, तो दो लोगों में आपस में विवाद हो रहा है। तो एक दबाव डालने के लिए बोल रहा है कि राम बाजार जाता तो है, तो वहां पे हम हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। राम डज गो टू द मार्केट। ठीक है, यहाँ पे लग जाता है क्योंकि वहां पे दबाव डालना होता है, तो एक स्पेशल वर्ड डू या डस का यूज कर देते हैं अफर्मेटिव में, प्रेजेंट के और पास्ट के, याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। हेल्पिंग वर्ब आपको समझ में आया? अब हेल्पिंग वर्ब के आगे हम लोग देखिए, और टेंस पढ़ने के लिए हमको ये तीन चीजें आनी चाहिए। अफर्मेटिव क्या होता है, और निगेटिव क्या होता है, और इंट्रोगेटिव क्या होता है। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव मतलब होता है जिसमें एक्सेप्टेंस हो, स्वीकार्यता हो। स्वीकार्यता, जो कोई बात स्वीकार्य कर ले। जैसे
सामने मान लीजिए कोई आपके पापा बैठे हैं और आपको कह रहे हैं कि रमेश तुम पढ़ते हो, पढ़ते नहीं हो, ठीक है? रमेश तुम पढ़ते नहीं हो, तो आप क्या करोगे? आप उनसे ये तो कहोगे नहीं नहीं मैं पढ़ता हूँ, पापा मैं पढ़ता हूँ, ठीक है? उसके बाद वो गुस्सा होके कहेंगे नहीं रमेश तुम पढ़ते नहीं हो, तो आप क्या करेंगे? आप एक्सेप्टेंस मोड में चले जाएंगे। अगर आपने वहां नहीं बोला तो आपकी पिटाई शुरू हुई, तो आप क्या करेंगे? आप वहां पे एक्सेप्टेंस मोड में चले जाते हैं। आप कहते हैं कि अच्छा ठीक है मान लेता हूँ मैं नहीं पढ़ता हूँ, मार खाने से बच जाऊंगा, ठीक है? अगर कोई तीसरा व्यक्ति आता है, मान लो दूसरा एग्जांपल लो, मान लो कोई तीसरा व्यक्ति आता है आपके घर पे और वो बताता है कि जो मोहन है बगल वाले शर्मा जी का लड़का है, वो डेली 8 घंटे पढ़ता है। तो आपके पापा कहते हैं अच्छा, आपको भी मानना पड़ता है क्योंकि वो व्यक्ति बता रहा है, आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हो। तो आप अफर्म करते हो, अफर्म मतलब स्वीकार करते हो, अफर्म मतलब स्वीकार करते हो, फर्म नहीं करते हो, विरोध नहीं करते हो, अफर्म करते हो, स्वीकार कर लेते हो। ठीक है, तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है बेटा स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। जैसे रवि पढ़ता है, तो हमने मान लिया अच्छा रवि पढ़ता होगा, रवि पढ़ता है। और उसके अलावा निगेटिव होता है, निगेटिव का मतलब ये होता है कि आप विरोध कर रहे हैं, निगेटिविटी वहां दिखा रहे हैं। जैसे रवि नहीं पढ़ता है, कोई कह रहा है रवि पढ़ता है तो वो स्वीकार हो गया। अगर कोई कहता है रवि नहीं पढ़ता है, तो ये क्या हो गया? निगेटिव हो गया, नहीं लगा दिया, निगेटिव हो गया। उसके बाद तीसरा चीज आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव होता है कि अब क्वेश्चन पूछने वाली बात। जैसे रवि क्यों नहीं पढ़ता है, रवि क्यों पढ़ता है, या रवि कब पढ़ता है, हमने उसमें क्वेश्चन लगा दिया। जब हमने क्वेश्चन लगा दिया तो क्या बन गया? इंट्रोगेटिव बन गया। तो ये टेंस पढ़ने के लिए आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, अफर्मेटिव क्या होता है, निगेटिव क्या होता है और इंट्रोगेटिव क्या होता है। चलिए इसके आगे हम चलते हैं। ये चीजें आपको उम्मीद है समझ में आ गई होंगी। देखिए हम लोगों के पास में जो टेंस है, टेंस के 3 टाइप होते हैं जो पढ़ने के दृष्टिकोण से हमने बना रखा है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। जो प्रेजेंट होता है आपका, प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस होता है और प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। ऐसे ये पास्ट के भी होते हैं, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस, पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट का परफेक्ट टेंस और पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन टेंसेस में क्या होता है कि ये सभी के 4 4 भाग हैं। ठीक है, ये कहता है, इसमें अनिश्चितता बताता है काम की, फिक्स्ड काम नहीं बताता है, इंडेफिनिट होता है। और ये काम के कंटिन्यूटी को दिखाता है। ठीक है, ये काम कंटिन्यूअस टेंस होता है, मतलब ये कंटिन्यूटी दिखाता रहता है कि अच्छा जैसे वह खेल रहा है तो वह खेल ही रहा है, अभी रुका नहीं है, खेल रहा, कब से खेल रहा है पता ही नहीं है, खेल ही रहा है। तो ये कंटिन्यू आपको दिखाता रहता है। परफेक्शन दिखाता है, परफेक्शन दिखाता है, मतलब ये दिखाता है कि कोई चीज परफेक्ट कंप्लीट हो चुकी है। जैसे मोहन घूम के आ चुका है, मोहन घूम के बाजार से घूम के आ चुका है, मतलब वो परफेक्ट कंप्लीट कर लिया है। तो ये कंप्लीट को दिखाता है। और ये देखो, ये परफेक्शन के साथ में कंप्लीट को दिखाने की कोशिश करता है समय के साथ में, लेकिन दिखा नहीं पाता उतना अच्छे से। देखो इसका समझो बात को। जैसे ये होता है कि राम सुबह से सुबह 5 बजे से खेल रहा है, राम सुबह 5 बजे से खेल रहा है। अब यहाँ पे आप कैसे बताओगे सुबह 5 बजे से खेल रहा है? अभी खेल चुका नहीं है, अभी खेल ही रहा है वो। तो ये दिखाने की कोशिश करता है परफेक्शन, लेकिन दिखा नहीं पाता है, तो इसमें कंटिन्यूअस जुड़ जाता है। ठीक है, ये आपका हुआ टेंस के कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार होते हैं टेंस के। चलिए अब हम लोग आगे चलेंगे। जो इसका पहला टाइप है बच्चा, हम लोग वो देखेंगे। पहला टाइप है इसका प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। ठीक, हम ये रिवीजन कर रहे हैं और रिवीजन हमको जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि हमने 11th तक 10th तक ये सारी चीजें खूब अच्छे से पढ़ी हैं, खूब प्रैक्टिस किया है इस पे। अब हमको जल्दी से अपने सिलेबस पे आना है, तो हम जल्दी जल्दी इसको 3 4 दिन में कोशिश करेंगे, 2 दिन 3 दिन जितना टाइम लगे आपको जल्दी से इसको रिवाइज कर लेना है, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कर लेनी है इसकी। देखो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसकी आप पहचान कैसे करेंगे, आइडेंटिफिकेशन क्या होती है इसकी। इसमें देखो रिपीटेशन दिखाता है, रिपीटेशन पुनरावृत्ति दिखाता है, वर्क का, किसका? वर्क का। और हिंदी वालों के लिए ता है, ती है, ते हैं, ये सब वर्ड सेंटेंस के लास्ट में तो आएगा ही आएगा। देखो जैसे वही एग्जांपल अपना ले लेते हैं, राम बाजार जाता है वाला, कि राम, चलो इस बार राम को स्कूल भेज देते हैं, हर बार बाजार नहीं भेजेंगे, परेशान हो जाएगा। राम स्कूल जाता है,
अगर कोई ऐसा बोलता है कि राम स्कूल जाता है, तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं आता है कि अच्छा राम स्कूल जाता है, तो वो डेली जाता होगा, डेली जाता होगा ना, जैसे राम स्कूल पढ़ रहा होगा तो डेली जाता होगा, तो राम स्कूल जाता है, हमने ऐसा सोच लिया। तो ये दिखाता है कि डेली अपने आप माइंड में आ जाता है, इसमें लिखा नहीं है लेकिन माइंड अपना क्लिक करता है कि अच्छा जाता है, डेली का डेली जाता है। तो ये रिपीटेशन होता है, एक दिन स्कूल जाएगा, फिर सेकंड डे भी जाएगा, थर्ड भी जाएगा, तो यहाँ पे हमेशा रिपीटेशन की फीलिंग आती है। और आपको ये पता होना चाहिए कि रिपीटेशन अगर आ रहा है किसी टेंस में, अगर आपको वहां पे जैसे बहुत बड़े कंपटीशन होते हैं या कहीं और जगह जैसे बैंक वगैरह के एग्जाम है, तो वहां पे क्या करता है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि यस या यस कहाँ लगा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगा है, क्या हुआ है, तो आप इससे उसका मीनिंग निकाल के आप समझ सकते हो कि अगर वहां रिपीटेशन का फीलिंग आ रहा है तो सीधे मारो कि इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, सीधे इंडेफिनिट में चला जाएगा। ठीक है, अब हम इसका रूल समझते हैं, जो इसको टेंस को, इस इंडेफिनिट टेंस को, प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस को लगाने का जो रूल होता है अपना, वो होता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर उसके बाद हम वर्ब को लिखते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। और वर्ब में हम हमेशा यस या ईएस का यूज करते हैं। वर्ब में किसका यूज करते हैं? यस या ईएस का यूज करते हैं। और वर्ब में यस कब लगेगा और ईएस कब लगेगा, इसके लिए हमने आपको यहाँ नीचे देखिए बना रखा है, आई यू रहेगा या कोई प्लूरल रहेगा, तो वहां पे केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, वहां पे और कुछ नहीं करना है आपको। लेकिन अगर इसके अलावा कोई भी सिंगुलर है, तो वहां पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस भी लगता है। जैसे जैसे देखिए, इसको हम देखेंगे थोड़ा सा, देखो आई यू एम प्लूरल के साथ, तो प्लूरल में हम भी आ जाता है, वे भी आ जाते हैं, ये भी तो प्लूरल है। हम में एक से अधिक होगा तभी ना हम कहेंगे, वी कहेंगे उसको। एक से ज्यादा लोग होंगे तभी ना वहां दे कहा जाएगा, तो ये भी प्लूरल में ही होता है। और बाकी सब सिंगुलर होते हैं, जैसे ही, सी, इट, राम, मोहन, सोहन, गीता, ये सब क्या हो गए? सिंगुलर हो गए। देखो वर्ब में यस, यस या यस का यूज। अब हमको ये कैसे पता चलेगा कि हम यस कहाँ लगाना है और यस कहाँ लगाना है? तो देखो बेटा, जितने भी वर्ब होते हैं, जितने भी वर्ब होते हैं, अगर उनके लास्ट में मतलब, जैसे ये देखो, ये लिखा है जी ओ गो, इसके लास्ट में ओ है ना, तो हमने यहाँ इसको रख रखा है कि अगर लास्ट में ओ रहेगा तो इसमें हमको ईएस लगा देना है और इसको ऐसे बना देना है। ठीक है, अगर यहाँ पे सी एच रहेगा, जैसे टीच, टी ई ए सी एच, टीच, यहाँ पे सी एच है लास्ट में ना, तो यहाँ पे हमको ई एस लगा देना है, टी ई ए सी एच ई एस। ऐसे करके बेटा एस एच एक्स और एस, ये 5 ठो आप रट के पी जाइए, क्योंकि किसी भी वर्ब के लास्ट में, मीनिंग में अगर ओ है, सी एच है, एस एच है, एक्स है, एस है, तो वहां पे आपको ई एस लगाना पड़ेगा। अगर वो सिंगुलर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंगुलर में आता है अफर्मेटिव में, ठीक है, तो वहां पे आपको यस लगाना। और बाकी जितने भी बचते हैं, अगर सिंगुलर में बचते हैं, तो वहां पे हम एस लगा सकते हैं। जैसे हम रीड का, आर ई ए डी, रीड, रीड मतलब पढ़ना होता है बेटा, वहां पे रीड्स कर देते हैं। देखो रीड्स क्यों कर दिए, यस क्यों लगा दिए? क्योंकि इसके लास्ट में न ओ है, न सी एच है, न एस एच है, न एक्स है, न यस है, तो हम यहाँ पे रीड्स कर दिए। ठीक है, जैसे और कोई वर्ब बना लो, जैसे मान लो इनवाइट करना हुआ, इनवाइट ले लो, अच्छा ले लो इनवाइट, इनवाइट। अब देखो यहाँ पे इनवाइट में ऐसे लिखा हुआ है, तो ये देखो यहाँ पे ई, यस हम लगा देंगे, इनवाइट्स हो जाएगा। यहाँ पे देखो लास्ट में ई रहेगा तो यस, अब ये अपने आप यस जैसा फील हो रहा है कि यस लग गया, लेकिन यस नहीं लगा है। इनवाइट की स्पेलिंग ही INVITE होती है, केवल हमने उसमें यस लगाया है। यस सिर्फ यस यहाँ पे लगेगा, ओ के साथ, सी एच के साथ, एस के साथ, एक्स के साथ, यस के साथ, ये अपना रूल कहता है। अब देखिए यहाँ पे ये हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का कुछ किया हुआ है, एग्जाम्पल लिए हुए हैं, ये आपको समझना है। देखो सोहन, सोहन सब्जेक्ट है, रीड्स वर्ब है, अ बुक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये आर्टिकल है, आर्टिकल आपको बाद में पढ़ाया जाएगा, अभी आप इसको बस समझिए, टेंस समझिए। देखिए यहाँ पे हमने यस लगा दिया, क्यों यस लगा दिया? क्योंकि सोहन सिंगुलर है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया, और वर्ब में हमने यस या यस लगा दिया। क्यों लगा दिया यस? क्योंकि ये सिंगुलर है। कैसा सब्जेक्ट है हमारा? सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का ट्रांसलेशन करते हैं। देखो द चिल्ड्रन, ये क्या है? हमारा पूरा सब्जेक्ट है। और ये क्या है? प्ले वर्ब है, ये प्लूरल है। ये कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है।
तो हमने यहाँ पे वर्ब में कुछ ना किया, उसको ऐसे ही रहने दिया। क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, ऐसे ट्रांसलेशन बनाते हैं। देखो द टीचर, ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। टीचर अकेला ही ना होगा, तो ये कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है। यहाँ पे हमने क्या किया? टीच लगा, टीच सी एच है लास्ट में, तो हमने ई एस लगा दिया। ठीक है, वर्ब में ये हमारी वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है अस। ठीक है, तो देखो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो अपना यूनिवर्सल रूल है इंडेफिनिट का, इसको हम ऐसे लगाते चले जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग फिर अब आते हैं निगेटिव पे। हम लोग अब आ जाते हैं निगेटिव पे। निगेटिव पे, निगेटिव मतलब जहां नो या नॉट का यूज रहे। देखो इसमें क्या करते हैं, वही सेम रूल लगाते हैं, बस थोड़ा सा इसका रूल में डिफरेंस आ जाता है। सब्जेक्ट लगाते हैं हम यहाँ पे, सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। उसके बाद हम नॉट लगाते हैं। नॉट हमेशा याद रखना वर्ब के पहले लगाएंगे, वर्ब के पहले ही लगाना है। नॉट लगा दिए, फिर हम ऑब्जेक्ट यूज कर दिए, फिर अदर वर्ड। ठीक है, और इसमें हमको देखिए जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम डू या डज का यूज करते हैं। या तो डू लगाएंगे या डज लगाएंगे। अब हमको ये पता होना चाहिए कि डू कहाँ लगेगा और डज कहाँ लगेगा। कहीं पता चले डू लगाना है डज लगा दिए। देखो आई रहेगा, यू रहेगा या प्लूरल रहेगा। प्लूरल में आई यू वी दे ऐसा कुछ करके है। जहां पे प्लूरल की फीलिंग आ रही है हम लोग को, तो वहां पे हम लोग डू लगाएंगे। जहां पे आपको लगे कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीजें हैं, आई यू वी के अलावा, दे के अलावा प्लूरल भी हो, तो वहां पे हम डू लगाएंगे। और इस निगेटिव में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव होता है बेटा, वहां पे हम केवल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ही रखते हैं, बाकी कुछ नौटंकी नहीं करते हैं उसमें हम। उसके बाद आई वी यू दे के साथ डू लगेगा, और जितने भी शेष सिंगुलर बचते हैं उनके साथ हम डच का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए नीचे आई, आई के साथ हम डू का यूज करते हैं। डू काल यू, हमने काल से पहले नॉट लगा दिया, ये हमारा निगेटिव बन गया। काल क्या है? ये सब्जेक्ट है अपना, ये हमारा, ये पूरा हमारा हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के पहले हमने नॉट लगा दिया, ये हमारा मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा दिया, मेन वर्ब से पहले लगा दिया, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऐसे इसमें देखिए सोहन सब्जेक्ट हो गया, सोहन क्या हुआ? सब्जेक्ट हो गया। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई डज, ये हमारा नाट क्या हो गया? नाट नाट हो गया। ये ब्रिंग हमारा मेन वर्ब हो गया, इसमें हमने ऐसे आई एस ऐसा कुछ नहीं लगाया है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। ये हमको याद होने चाहिए, ये हमको अच्छे से याद होने चाहिए, ये हमको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए दोबारा। ये नहीं याद होगा तो आप नरेशन बनाने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, वॉइस बनाने में आपको। अब देखिए एक बच्चा, ये आप लोगों के साथ हमेशा प्रॉब्लम होती है कि हम नेवर कहाँ यूज करें और ऑलवेज कहाँ यूज करें। ये बच्चों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हमने देखा है कि बच्चे गलत कर देते हैं कि नेवर के साथ यस लगेगा कि नहीं लगेगा, निगेटिव में यस नहीं लगता है, यस नहीं लगता है, ऐसा कुछ करके। तो हमने क्या कर रखा है, हमने क्या कर रखा है यहाँ पे, देखो एक ट्रिक बना ली है आपके लिए। ये बहुत ही अच्छी सी ट्रिक है, इसको समझिए। इसको हमने कैसे बनाया है कि ये ट्रिक अपनी ये कहती है कि बिना ऑलवेज और नेवर का यूज किए, ठीक है, बिना ऑलवेज या नेवर का यूज किए हमको सेंटेंस को बनाना है। और उसके बाद क्या करना है कि जो मेन वर्ब होती है बेटा, उससे पहले ही ऑलवेज या नेवर लगा देना है। अब देखो मैं कैसे कर रहा हूं, मैंने इसको ऐसे ऐसे कर लिया, नेवर खत्म हो गया अपना। ठीक है, ऐसे नेवर गायब हो गया। हमने देखो ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है, ही के साथ एस एस लगा देते हैं ना, तो हमने वहां पे एस एस लगा दिया है, ही प्लेज फुटबॉल। फिर हमने क्या किया, मेन वर्ब से पहले नेवर उठा के रख दिया, अपना बन गया आंसर। अपना आंसर बन गया, वो भी सही सही बन गया। अभी हमने सीधे यहाँ से यूज किया होता तो हम इसमें कंफ्यूज होते कि यस लगेगा कि नहीं लगेगा, हम उसको गलती करते बार बार। अगर हमने इसको ऐसे बंद करके पूरा ट्रांसलेशन बना लिया, उसके बाद नेवर को वहां पे लगा दिया। ठीक है, ये अपना ट्रिक हमेशा दिमाग में रखना नेवर और ऑलवेज के लिए। उसके बाद हम ऑलवेज का भी ऐसा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो दूसरा नेवर का एग्जांपल है, आई नेवर रन एट नाइट। देखो आई के साथ यस या यस जैसा कुछ नहीं लगता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, रन सिंपल सा, एट नाइट ठीक है। ये जो नेवर है इसको हमने ऐसे बंद करके लास्ट में रन के पहले मेन वर्ब से पहले चिपका दिया, हमारा सही हो गया। ठीक है, ऐसे ऑलवेज का, ही ऑलवेज प्लेस फुटबॉल,
आई ऑलवेज रन एट नाइट, ठीक है, ऐसे ऑलवेज का भी बनेगा। अब इसके आगे देखते हैं बच्चों, अब इसके आगे हम आ जाते हैं इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव क्या होता है? इंट्रोगेटिव मतलब होता है जहाँ पे क्वेश्चन की बात हो, यहाँ पे क्वेश्चंस की बात हो कि क्वेश्चन करने वाले मतलब या तो क्या से शुरू होगा, जैसे इसने कह रहा है क्या रोहन हिंदी सीखता है, या फिर ऐसे कहेगा रोहन हिंदी कब सीखता है, हम हिंदी सीखेंगे क्या कभी, ऐसे करके जो प्रश्न होते हैं, जो जिसमें प्रश्न वाले बात होते हैं वो इंट्रोगेटिव में आते हैं बेटा। जैसे इंट्रोगेटिव में भी दो होते हैं, एक होता है जब वाक्य क्या से शुरू हो, जब वाक्य क्या शुरू होगा तो हम क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देते हैं। हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, उसके बाद सब्जेक्ट यूज कर देते हैं, फिर वर्ब यूज कर देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन वर्ड में इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाना वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखो एक इसका हमने एग्जांपल लिख लिया है, डज सोहन लर्न हिंदी। डज क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब, सोहन सब्जेक्ट, लर्न क्या हुआ? मेन वर्ब, और हिंदी क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हो गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो डज और डू का यूज तो पहले बता लिए हैं, उसी हिसाब से होगा, अलग से नहीं होगा, जो निगेटिव में रूल पढ़े हो डज या डू का, ठीक है, वैसे लगेगा। देखो आगे देखो, देखो एक एग्जांपल और है, डू वी लर्न हिंदी, डू वी लर्न हिंदी। देखो डू के साथ में, डू क्या है? अपना हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ में हमने सब्जेक्ट लगा रखा है, ये हमारा आ गया वर्ब, ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा बन गया इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पे देखो वी के साथ में हम लोग डू का यूज करते हैं प्लूरल के साथ में, तो ये अपना बन गया, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। अब देखो जब अगर क्वेश्चन वर्ड बेटा बीच में आ जाए तो क्या करेंगे? तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिखते हैं, उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब वही अपना डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हम वर्ब का यूज करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो यहाँ पे वेयर डज सोहन लर्न हिंदी, सोहन हिंदी कहाँ पढ़ता है? सोहन जो है, सोहन नाम का बालक, वो हिंदी कहाँ पढ़ता है? वो हिंदी जहां भी पढ़ता होगा, तो हम इसको ऐसे बनाते हैं, ये क्वेश्चन कर रहा है कोई हमसे, तो हम उसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे कि सबसे पहले कहाँ की स्पेलिंग बना लिए वेयर, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने सब्जेक्ट लगा दिया, फिर हमने वर्ब लगा दिया, और लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया, यही अपना क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिए, हमारा बन गया। जैसे देखो व्हेन डू वी, यहाँ पे देखो बेटा डू लग गया क्योंकि यहाँ पे वी है, वी के साथ हम प्लूरल के साथ में डू का यूज करते हैं, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये अपना। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव नेगेटिव जिसमें दोनों आ जाए। देखो इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव अगर बोथ आ जाए तो क्या करना है आपको? देखो ऐसे वाक्यों में वर्ब जो होती है वो मेन वर्ब से पहले नॉट लगा देते हैं, में वर्ब या मेन वर्ब से पहले, देखो वर्ब मतलब मेन वर्ब, वर्ब मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मेन वर्ब, मेन वर्ब से पहले हम क्या लगा देते हैं? नॉट लगा देते हैं। जैसे बनाते कैसे देखो, यहाँ पे ये इसको नॉट को ऐसे, जैसे नेवर वाला सीखा है ऑलवेज वाला, इसको ऐसे बंद कर देना है, या फिर ऐसे सीख लो कि सेंटेंस पूरा बना लेना है, डज रेखा मेक टी, क्या रेखा चाय बनाती है? नहीं को हम ऐसे बंद कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे, और लास्ट में मेम ऑफ से पहले इसको यहाँ चिपका देंगे, हमारा बन गया आंसर सही। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि नॉट कहाँ लगेगा, और नॉट मेन वर्ब से पहले लगेगा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा, बच्चे यहाँ लगा देते हैं डज नॉट रेखा, ऐसे करके गलत कर लेते हैं, तो ऐसे गलत नहीं करना है, मेन वर्ब के पहले लगाना है, इसको बंद करके रख देना है, ये लगा ही नहीं है, हमको पूरा ट्रांसलेशन बना लेना है, लास्ट में मेन वर्ब से पहले इसको लगा देना है। ठीक है, जैसे ये देखो व्हेन डू यू नॉट गो टू द मार्केट, तुम बाजार कब नहीं जाते हो? ठीक है, कोई बच्चा होगा दिन भर बाजार जाता होगा, तो उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि तुम बाजार कब नहीं जाते हो, दिन भर तो जाते हो, तो देखो वो बता रहा है कि कब बाजार नहीं जाते। देखो हमने यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड उठाया, क्वेश्चन वर्ड हमने लगा दिया, क्वेश्चन वर्ड पहले लगा दिया, क्वेश्चन वर्ड क्या है अपना? व्हेन है। फिर हमने यहाँ पे उठाया कि हेल्पिंग वर्ब लगाना अनिवार्य होता है इंट्रोगेटिव में, तो हमने यहाँ पे व्हेन के साथ में डू लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे यू था, तो यू सब्जेक्ट है हमारा, तो यू के साथ में डू लगेगा क्योंकि ये प्लूरल में आता है। ठीक है,
उसके बाद हमने बना लिया, नहीं को हमने क्या कर दिया, इरेज कर दिया, कि जैसे ये है ही नहीं हमारे पास में। हमने बना दिया व्हेन डू यू गो टू द मार्केट। अब हमको नहीं कहाँ लगाना है, नॉट का स्पेलिंग कहाँ लगाना है, मेन वर्ब से जस्ट पहले। मेन वर्ब क्या है, गो है, ये अपनी मेन वर्ब है, इससे पहले हमने नॉट लगा दिया और हमारा ये एकदम करेक्ट हो गया। तो ये बच्चों आज की आपकी जो है इंडेफिनिट टेंस का ये यहाँ पे एंड होता है, और हम लोग अब कंटिन्यूअस और परफेक्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे, और बहुत ही जल्द आपका ये टेंस खत्म कर लिया जाएगा। उसके बाद हम फिर से नरेशन और वॉइस की तरफ चलेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।